साहब की साइफर के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा समाअत उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन पे 3 रुकनी बेंच ने आज उस पर कार्रवाई की और ये मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की नुमाइंदगी उनकी एज हेड ऑफ़ द बेंच उन्होंने इस केस पे आज समाअत की। आज काफ़ी तफसीली कार्रवाई हुई। नोटिस स्टेज पर FIR पढ़ी गई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून पढ़ा गया, जुर्म का इतलाक पढ़ा गया और साथ ही साथ ये देखा गया कि हमारी मेन ग्राउंड्स क्या हैं। जो तमाम आज मेन ग्राउंड्स हमने रेज़ की वो तमाम ग्राउंड्स आज ऑर्डर का हिस्सा बनी हैं कि किन ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब ज़मानत के मुस्तहिक हैं और ये मेला फीडे और ये अल्टीरियर मोटिव है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक ऑफ शूट है। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसका काम ही नहीं था इस FIR को रजिस्टर करवाना, ये बेंच ने आज बात नोट की अपने नोटिस में कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का लोकस स्टैंडाई था। ये उनका केस बनता था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये केस रजिस्टर करवाया। इसमें इतना अरसा ताख़ीर क्यों हुई इस केस को रजिस्टर कराने में? तकरीबन 1 साल की ये बात नोट की गई। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक कैसे होता है और ये कैसे डिटरमिन किया जा सकता है इस प्रीमेच्योर स्टेज पर कि इमरान खान साहब का केस या सज़ाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, जबकि उसी कानून के अंदर एक और कैटेगरी है जुर्म की जिसको बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है और 2 साल की या सिर्फ चंद 1 रुपयों के फ़ाइन का ये केस है जिसको हाइप क्रिएट करके उसको गलत एप्लीकेशन लॉ की करके आपके आगे एक केस की हाइप क्रिएट करते हुए गलत उसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ आज बेंच ने ये नोट किया कि जो कस्टोडियन है जिसके पास जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, उनको उनका बयान रिकॉर्ड किया जाता है। शुरू में वो FIR में मुल्ज़िम गर्दाने जाते हैं और बाद में फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मेला फीडे से उन्हीं को मुल्ज़िम का स्टेटस उनका चेंज करके उनको गवाह बना देती है और उनका 164 का बयान रिकॉर्ड कर देती है। जबकि याद रहे कि आज़म खान साहब अगवा हो गए और वो बहुत दिन तक गायब रहे। उनके घर वालों ने एक FIR रजिस्टर करवाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की पिटिशन हुई और फिर वो सामने आए, मंजर आम पर आए और सामने आने के बाद वो मुल्ज़िम बन गए। मुल्ज़िम से उनका स्टेटस चेंज होकर गवाह का बन गया इमरान खान साहब के अगेंस्ट। आज जो सबसे ज़्यादा अहम बात हमने बेंच के नॉलेज में लाए वो ये मामला था कि साइफ़र का मामला, एक तो इमरान खान साहब ने कभी उसके कंटेंट्स पब्लिक के साथ शेयर नहीं किए और ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये मामला रखा गया। 33 दिन तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, 33 दिन तक ये साइफ़र उनके पास रहा और एक मीटिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, ऑफिशियली डी क्लासीफाई होता है साइफ़र और डी क्लासीफाई होने के बाद ये डी मार्च किया जाता है। डी मार्च का मतलब एक एहतजाज किया जाता है, एक प्रोटेस्ट किया जाता है US एम्बेसी से कि ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल हुई है, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है और एक प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है जिसको दूसरे वज़ीर आज़म भी जब वो आते हैं तो वो भी उसको अप्रूव करते हैं कि साइफ़र के कंटेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्शनेबल हैं। सो एक ऐसा मामला जो ऑफिशियली डी क्लासीफाई होता है कैबिनेट के आगे, एक ऐसा मामला जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे रखा जाता है, एक ऐसा मामला जो जिस पे डी मार्च किया जाता है, वो फिर किस तरह एक FIR का हिस्सा बन सकता है? ये तो क्लियरली पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी, ना कि साइफ़र केस और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो उन लोगों के लिए जो दुश्मन मुल्क के साथ पाकिस्तान का कोई सीक्रेट शेयर करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ इस FIR में नहीं है। ये आपके इल्म में ऑलरेडी कि जो जेल ट्रायल हो रहा था, जो बड़ी तेज़ी से ट्रायल हो रहा था, वो कल रुक चुका है। तमाम एविडेंस रिवर्स हो चुका है, तमाम चार्ज भी दोबारा फ्रेम होगा अगर होगा और एविडेंस भी दोबारा रिकॉर्ड होगी अगर होगी। फॉर द टाइम बीइंग आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत की एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किया है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, स्टेट को, और ये बहुत जल्द अब ये पोस्ट अरेस्ट बेल इमरान खान साहब की ये टेकअप होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बेल बहुत जल्द इसी हफ्ते, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि वो साथ क्लब होके
इन दोनों पिटिशंस का फैसला फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन का फैसला बहुत जल्द इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मुतवक्किल है। साहब ये बताइएगा कि क्या बुनियादी इल्ज़ाम वो क्या है कि इसमें साइफर की कापी गुम होना है या उसका मतन जो है वो लीक होना है? देखिए, बुनियादी इल्ज़ाम तो 3-4 उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। एक इल्ज़ाम तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी है वो वापस नहीं आई। तो एक कॉपी वापस ना आने के ऊपर अगर एक वज़ीर आज़म को अंदर जेल में रखा हुआ है तकरीबन 80-90 दिन से, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और दूसरी बात कि ये कंटेंट्स इसके पब्लिक के साथ शेयर किए गए जो कि हरगिज़ नहीं शेयर किए गए। आपको नहीं मालूम होगा कि क्या शेयर किए गए। तो एट बेस्ट वो बताया जाता है जी कि किसी पब्लिक गैदरिंग पर उन्होंने एक कागज़ लहराया जो कि एस्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि वो साइफर था। सो कोई चीज़ पब्लिक के साथ शेयर नहीं होती, जो होता है बाय द बुक होता है और जो होता है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे रखा जाता है। और सो इधर कोई जुर्म ही नहीं हुआ। हमने आज मेन हमारी ग्राउंड ये थी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इसको बिला वजह इसको कॉम्प्लिकेट करके आपके आगे रखा जा रहा है, अवाम के आगे रखा जा रहा है। ये बड़ा सीधा सा केस है, मगर इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही आ रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का केस हो तो वो घुमा के पेश किया गया, तोशा खाना का केस है वो भी घुमा के आया, ये साइफर का केस है, इसको भी जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना ऑल ग्रीक फॉर दी सिटीजन, जिस केस की किसी को समझ ना आए वो केस बनाकर तो रजिस्टर कर दिया जाता है, बात का हवा बनाया जाता है, उसके अंदर होता कुछ नहीं। सलमान साहब ये बताएं कि आप फौजदारी मुकदमात के बहुत माहिर वकील हैं। आज जस्टिस मसूद साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी है कि आमतौर पर डिफेंस जो है वो ट्रायल की खामियों के ऊपर खामोश रहती है और बाद में जब ट्रायल कंक्लूड हो जाता है तो उसको अदालतों में चैलेंज करते हैं। जी, वक्त से पहले खामियों को दूर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपका सवाल मैं समझ गया, उसका जवाब आप मुझसे ले लें। जो कल सारे का सारा एविडेंस रिवर्स हो गया और दोबारा नया ट्रायल ऑर्डर हुआ, हम समझते हैं कि ये मैं ये समझता हूँ कि इससे डिफेंस को नुकसान नहीं हुआ, इससे सरकार को नुकसान हुआ है, इससे मुद्दई को नुकसान हुआ है। ये साबित हुआ कि ये केस ठीक नहीं चल रहा था। आखिरकार एक डिविजनल बेंच का इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला है कि तमाम एविडेंस दोबारा रिकॉर्ड होगा और रिवर्स होगा। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये ट्रायल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पीड पर, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेस पर चल रहा था। आप भी बाहर थे, आज कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई आप केल में, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ट्रायल के अंदर क्या हो रहा है। सुबह अंदर जाते हैं, शाम को बाहर आते हैं तो आप सवाल जवाब पूछते हैं तो हम बताते हैं। क्रिमिनल ट्रायल ओपन होना चाहिए, एविडेंस ओपन रिकॉर्ड होनी चाहिए, कोई हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। सो ये फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं कर रहा था ये ट्रायल जेल के अंदर, और उसको हमने दुरुस्त तौर पे उसको चैलेंज किया और दुरुस्त तौर पे ये तमाम प्रोसीडिंग्स, तमाम एविडेंस अब तक कलअदम करार हुई हैं, अनलॉफुल, वॉइड एंड नल, और साथ ही साथ में पूरे का पूरा ट्रायल जिसे हम कानूनी लैंग्वेज में विशिएट कहते हैं, ये सारा ट्रायल विशिएट हो गया है। अब असर 9 ये दोबारा इसका आगाज़ होगा। सो ओवरऑल तो आपको मालूम है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, एक के बाद एक वो चल रहे हैं। इसका मकसद कुछ और है, इसका मकसद इमरान खान साहब को अंदर उनकी गिरफ्तारी को जो है तूल देना है ताकि वो जल्द बार वापस ना आ सकें। हम उम्मीद करते हैं, जैसे आज ये पहला केस है पोस्ट अरेस्ट बेल का इमरान खान साहब का, पहला। इससे पहले 30-40 जितने भी केसेस थे वो कबल गिरफ्तारी उनकी इंटाइटलमेंट हुई प्री अरेस्ट बेल की। ये पहला मुकदमा है पोस्ट अरेस्ट बेल का। सो उम्मीद करते हैं कि पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट होगी इंशाल्लाह जिस दिन इसकी हियरिंग होगी। जो हाई कोर्ट की जानिब से बताया गया, आपका एतराज़ जज की तैनाती के सिलसिले में था, और दूसरा ये कि वो जो वहाँ से जो आर्डर जारी हुआ है उसकी जानिब से नोटिफिकेशन जो जहाँ वजारत या काबीना की तरफ से था उसको बुनियाद बनाकर कहा गया है कि जेल के अंदर समातें नहीं होनी चाहिए। अब तो देखिए, अभी तक का जो ऑर्डर आया है उसमें जज साहब की तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया है, मगर ये 3 सफ़ों पे ऑर्डर है। अभी तफसीली ऑर्डर जो है ये आना है। जैसे तफसीली ऑर्डर आएगा आपके पास तमाम हकाइक आ जाएंगे कि बेंच की इंट्रा कोर्ट अपील में 2 मेंबर बेंच की तफसीली ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। जब वो सामने आएंगी तो पता लगेगा, मगर मेरी जहाँ तक राय है ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, ये पब्लिक में होना चाहिए,
ये दहशतगर्दी का कंपाउंड F11 का G11 का बड़ा सिक्योर कंपाउंड है। इमरान खान साहब तकरीबन 1 साल वहाँ बड़ी बाकायदगी से हर हफ्ते आते रहे, तो जैसे पहले आते रहे उसी तरह अब सरकार की हिरासत में उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पेश करें, वो लाएं, और ये ओपन ट्रायल पब्लिक की आंख में, कैमरे की आंख में, मीडिया की रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए, और फेयरनेस का ट्रांसपेरेंसी आती है ओपन प्रोसीडिंग से, इससे फेयर ट्रायल इससे आता है, तो ये बंद कमरों में नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, सिक्योरिटी रिस्क पहले भी था, मगर जो ज़्यादती अंदर हो रही है, वज़ीराबाद का वाक़या आपके इल्म में है, वज़ीराबाद के वाक़े में ऑलरेडी उनके ऊपर एक अटैम्प्ट हो चुकी है, मगर पुलिस की ज़िम्मेदारी है जैसे वो तमाम कैदियों को रोज़ाना के हिसाब से जेल से कोर्ट में पेश करते हैं, उसी तरह इमरान खान साहब को भी कोई स्पेशल ट्रीट ना किया जाए, लाइक अ कॉमन सिटीज़न, लाइक अ कॉमन पर्सन फेसिंग क्रिमिनल केस, उनको भी वैसे ही प्रोड्यूस किया जाए और ला के वो वैसे ही केस हो। पहले तो कभी किसी ने बात नहीं मानी थी 14 महीने, जब कहा जा रहा था कि उनकी जान को ख़तरा है, कोर्ट ना आने दें। सो अब उनको जेल में रख के, तो ये ट्रायल जैसे हुआ, अगर ये ट्रायल दुरुस्त हो रहा होता, सही हो रहा होता, तो कल ये कलअदम करार ना होता। थैंक यू वेरी मच। मेरा अंदर बेंच में केस कॉल हो गया, मैं कंपनसेशन होगी, जेल ट्रायल गैर कानूनी हो गया, गैर कानूनी जो लैब्स हुए इतने ज़्यादा, उनकी कंपनसेशन इमरान खान को मिलेगी, इतना अर्सा अंदर रहने उसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, कॉम्पनसेशन पाकिस्तान में कभी किसी को नहीं मिली है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने रॉन्गफुल कन्विक्शंस का, मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस का कभी इजाला नहीं किया, ये होना चाहिए। सो ये बैक टू स्क्वायर वन हो गया विद नो कॉम्पनसेशन एट ऑल। थैंक यू।